डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले लेसन 6C रोटेशनल मोशन में लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था, लेकिन कुछ कारणों से मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं उस लेसन में नहीं बतला पाया था। तो पहले हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखें और उसके बाद फिर हम इस नए लेसन के दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम मैंने पिछले लेसन में आपको दिया था कि एक रॉड वर्टिकल पोजीशन में है और वहाँ से वो फ्री फॉल करता है और करते हुए जब वो 60 डिग्री के एंगल पे आता है उस समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको बतलाना था। रॉड किस एंगुलर वेलोसिटी से इस समय गिर रहा होगा। तो मैंने कहा था कि यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जब रॉड इस पोजीशन में है, रेस्ट में है, तो उसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। यदि रॉड का मास m है तो वो पूरा मास हम इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। यहाँ से वो मास m एक्टिव है और इसलिए यदि पूरे रॉड की लेंथ हम L माने तो मास की हाइट जो हो गई वो L/2 हाइट पर है। तो इनिशियल एनर्जी जो होगा पोटेंशियल एनर्जी वो हो गया mg इंटू हाइट की जगह हो गया L/2। इतनी एनर्जी उसके पास शुरू में थी। अब जब रॉड गिरना स्टार्ट करता है तो ये सेंटर ऑफ मास एक सर्कल में चलता हुआ यहाँ आ गया। तो अब उसकी हाइट कितनी है ये निकाल लेते हैं। अब उसकी हाइट इतनी हो गई h। तो अब उसके पास इतनी हाइट की पोटेंशियल एनर्जी है और प्लस यहाँ तक आते आते उसने एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए ओमेगा गेन कर लिया, ओमेगा। तो ड्यू टू दिस एंगुलर वेलोसिटी इट हैज़ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आल्सो। तो अब इसके पास दो एनर्जी हो गए, द काइनेटिक एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तो हम इस h के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यदि एंगल 60 है तो एंगल 30 हुआ और इस एंगल के लिए ये हाइट परपेंडिकुलर हुआ और इसकी आधी लेंथ ये हाइपोटेनस। तो h/L/2 इक्वल टू साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो h कितना हो गया? तो h हो गया L/2, इस तरफ आ गया तो L/2/2 यानी L/4। तो अब वो जो मास m है वो इतनी हाइट पर है, L/4 हाइट पर। तो उसकी फाइनल एनर्जी हो गई mg L/4 द पोटेंशियल एनर्जी प्लस द एंगुलर एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ ओमेगा स्क्वायर। अब एक रॉड का अपने एक एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये तो हमको मालूम है mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया फाइनल एनर्जी। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो U2 इज इक्वल टू U1। सो mg L/4 प्लस mL² ओमेगा² 6 इक्वल टू mg L/2 द इनिशियल वन। ठीक है। अब यहाँ से आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3g/2L। इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा। तो बच्चों ये था इसका सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप इसको सॉल्व बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो बच्चों हम इस लेसन के फर्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। ए रॉड ऑफ लेंथ 6a and mass 8m is placed on a smooth horizontal table. 2 point masses m and 2m strike the rod as shown in figure with velocities with velocities 2v and v respectively, and stick to the rod. If angular velocity of center of mass and total energy ये अपना रॉड ये सेंटर ऑफ मास, तो एक पार्टिकल इस तरफ से 2v वेलोसिटी से टकरा रहा है, एक पार्टिकल 2m मास का v वेलोसिटी से इस तरफ टकरा रहा है। सेंटर ऑफ मास इसकी डिस्टेंस a है, सेंटर ऑफ मास इसकी डिस्टेंस 2a है। r ओमेगा vc and e, then vc is equal to 3v/2 omega is equal to v upon 5a, and third e is equal to 3/5 mv square. पहला आंसर कहता है ओनली 2 इज करेक्ट। सेकंड कहता है 2 and 3 इज करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। only 3 is correct। तो ये आपका क्वेश्चन
अब यहाँ पर तीन बातें कैलकुलेट करनी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी और रॉड की टोटल एनर्जी। तीन बातें कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अब 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करें, वीडियो पॉज करें और स्टार्ट करें। तो बच्चों, अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ये रॉड, ये पार्टिकल्स, ये सब मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं और ये आपस में टकरा रहे हैं। कोई फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं है और इसलिए पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। तो वहाँ से यदि हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसने कहा है vc, और ध्यान देना कि इस रॉड की जो लेंथ है वो 6a के इक्वल है, मास जो है वो 8m के इक्वल है। इस पार्टिकल से 8 टाइम्स ज़्यादा, इस पार्टिकल से 4 टाइम्स ज़्यादा, और पूरी लेंथ जो दे रखा है वो 6a के इक्वल है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करो। तो देखो, इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना होगा? इस पार्टिकल की मोमेंटम प्लस इस पार्टिकल की मोमेंटम प्लस रॉड की मोमेंटम, तीन है यहाँ पर। तो तीनों के मोमेंटम का सम ये होगा आपके पूरे सिस्टम का मोमेंटम। मैं इसकी मोमेंटम को पॉजिटिव कहूँ तो इसका मोमेंटम नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम आ गया Pi इक्वल टू m इंटू 2v, इसका मोमेंटम। अब इसका मोमेंटम ठीक अपोजिट है तो नेगेटिव हो गया, तो -2m इंटू v, और रॉड तो रेस्ट पोजीशन में है तो उसका मोमेंटम 0 इक्वल टू 0। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर द फाइनल मोमेंटम। अब ये भी आके इससे चिपक गया, ये भी आके इससे चिपक गया, तो कितना हो गया टोटल मास? 8m इसका, 2m इसका, m इसका, यानी कि टोटल मास हो गया 11m इंटू द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास vc। अब इस तो जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम भी होना चाहिए 0 एंड देयरफॉर vc इज इक्वल टू 0। तो vc की वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी फर्स्ट आंसर यहाँ पर जो दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक, तो चलिए फर्स्ट वाला तो गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो इसने जो कहा कि ऑल आर करेक्ट, ये गलत हो गया। अब बच गया, यह कहता है सेकेंड इज करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, या थर्ड इज करेक्ट। हाँ, अब इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी अप्लाई नहीं हुआ है और इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा, और वहाँ से आप एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ji इज इक्वल टू 0। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो है भाई। हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लें तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा एंटी क्लॉकवाइज और इसका भी एंगुलर मोमेंटम हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ? तो ये होता है लीनियर मोमेंटम का मोमेंट, यानी लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम इसका आ गया 2mv
और डिस्टेंस हो गया a, ठीक है। इसका हुआ m इंटू 2 ही और डिस्टेंस हो गया 2a, डिस्टेंस हो गया 2a इतना। और देखो कि दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है, तो दोनों का सम। और रॉड तो रेस्ट पोजीशन में है तो 0। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू ओमेगा। आप यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अब I कैलकुलेट करो तो रॉड का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया m, तो 8m हो गया, इंटू L स्क्वायर तो हो गया 6a का स्क्वायर अपॉन 3, ml स्क्वायर बाई 3, m की जगह 8m, L की जगह 6a का स्क्वायर बाई 3 प्लस इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये कितने डिस्टेंस पे आ गया है, 2a डिस्टेंस पर, सॉरी a डिस्टेंस पर, और प्लस इसका, तो इसका मास है m और कितने डिस्टेंस पे आके चिपक गया है, तो 2a डिस्टेंस पर इतना। तो हाउ मच, 6 का स्क्वायर 36 से डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो आ गया 12, तो 12 इंटू 8 ma स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर प्लस 4ma स्क्वायर। ये आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बोथ विल बी इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, ये I हुआ इंटू ओमेगा, ये I इंटू ओमेगा, राइट। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया 12 इंटू 8 96 प्लस 400 प्लस 2 102 ma स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 2 to 4, 2 प्लस 4 6 MVA, 6 MVA, एक a कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, क्या छूट गया, ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 6v अपॉन 102a। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिए हैं तो 12 आना चाहिए ये, राइट। 36 बाई 12 यानी 3। अब ठीक है। तो 8 इंटू 3 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30 आएगा, ये 30। तो 30 को डिवाइड करेंगे तो 5, सो इट इज v अपॉन 5a। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड विल बी इक्वल टू v अपॉन 5a। ये भी एकदम करेक्ट है, इट इज आल्सो करेक्ट। तो ये इनकरेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ। अब जरा एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी इसकी एनर्जी होगी। तो रॉड के पास दो एनर्जी हो सकता है, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी हुई, तो हमने तो निकाला था कि वी सी इक्वल टू 0 है, नो वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी 0 हो गई। और ये एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई कितना हुआ, तो आई हम लोगों ने निकाला था अभी 30 ma स्क्वायर, 30 ma स्क्वायर।
और ओमेगा भी हमने भी कैलकुलेट किया v/5a का स्क्वायर, इतना मिलेगा। ठीक है, तो इट इज़ 30, 5 का स्क्वायर 25/2 इंटू 2 हो गया 50 ma² v² अपॉन a²। तो a² स्क्वायर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 3/5 mv²। तो 3/5 mv² इसके पास टोटल एनर्जी होगा। तो थर्ड भी करेक्ट है, तो सेकेंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। तो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? यस, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन है तो आसान। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A disk of a radius r is rolling without slipping between two plates which are moving with linear velocities to v and v as shown in figure. Find linear velocity of center of mass of the disk. तो हमको दे रखा है, एक डिस्क को हमने दो प्लेटों के बीच दबा रखा है। एक प्लेट 2v वेलोसिटी से लेफ्ट में, एक प्लेट v वेलोसिटी से राइट में चल रहा है, और वो जो डिस्क है इनके बीच में रोल कर रहा है बिना स्लिप किए। तो सेंटर ऑफ मास, डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी हमको मालूम करके देना है। आंसर्स हैं v/2, v, 3v/2 एंड 0 एंड 0। तो बच्चों 30 सेकेंड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 30 सेकेंड में सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो, हमारे डिस्क का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ए, वो प्लेट के साथ साथ 2v वेलोसिटी के साथ लेफ्ट में जा रहा है। जो लोवेस्ट पॉइंट है बी, वो इस वाले प्लेट के साथ साथ v वेलोसिटी के साथ राइट में जा रहा है।
एक वेलोसिटी लेफ्ट में, एक वेलोसिटी राइट में, यानी एक दूसरे का अपोजिट हुए। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? VC इज इक्वल टू, इस वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव लूँ तो वो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा फॉर द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो 2v माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 मीन्स v/2। इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी का एवरेज होता है, आपको मालूम है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी टॉप मोस्ट और लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का एवरेज होता है। अब हम वेलोसिटी की बात करें तो एक वेलोसिटी को पॉजिटिव लेने पर उसका अपोजिट वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो दोनों के दोनों एक पॉजिटिव होते, लेकिन अपोजिट हैं, इसलिए एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। यदि आप लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं तो ए की जो लीनियर मोशन है 2v वेलोसिटी के साथ लेफ्ट में हो रहा है, बी की जो लीनियर मोशन है वो v वेलोसिटी के साथ राइट में हो रहा है। तो फॉर सेंटर ऑफ मास इट इज ए पॉजिटिव वेलोसिटी, देन इट विल बी द नेगेटिव वेलोसिटी। और इसलिए एवरेज निकालते समय हमने पूरी साइन यूज किया, 2v माइनस v/2, तो आ गया v/2। तो इस डिस्क के लीनियर वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी इतनी होगी v/2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इन above question angular velocity of the disk is कहता है 3v/2r क्लॉकवाइज, 3v/2r एंटी क्लॉकवाइज, v/2r क्लॉकवाइज, v/2r एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से बच्चों 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, विद इन 30 सेकेंड। बहुत आसान है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हाँ, तो अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो, हमारे डिस्क को दो एंगुलर वेलोसिटी मिल रहा है, वन फ्रॉम द अपर प्लेट एंड देन फ्रॉम द लोअर प्लेट। अपर प्लेट ने इसको एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिया, तो हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। लोअर प्लेट ने किस डायरेक्शन में दिया, तो अगेन इन द सेम डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। रोटेशनल मोशन की बात करें तो दोनों की दोनों प्लेट ने डिस्क को सेम डायरेक्शन में रोटेट किया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर वाले पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी, नीचे वाले पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज इस पूरे डिस्क के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगा। तो कितना हो गया, ऊपर ले लेते हैं, तो कितना मिला, ओमेगा इज इक्वल टू v/r, v/r। तो ऊपर से कितना मिल रहा है, 2v/r, प्लस सेम डायरेक्शन में है इसलिए प्लस, नीचे से कितना मिला, v/r डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, 2 + 1 यानी 3/2 v/r। तो 3v/2r के बराबर होगा। इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों के दोनों मिलकर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। तो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी इतना होना चाहिए, 3v/2r। ठीक,
So next, a tube of length L is completely filled by an incompressible liquid of mass m. Tube is rotated in a horizontal plane with angular velocity omega about a perpendicular axis passing through one end of the rod. रॉड नहीं, ट्यूब। तो इस तरह से एक ट्यूब है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है और ये एक्सिस इसके अबाउट इसको हम घुमा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो कहता है फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड at the other end of the tube is m omega square L by 2 m omega square L m omega square L by 4 m omega square L square by 2। तो बच्चों इस ट्यूब में कोई लिक्विड भरा हुआ है, मास उसका m है कहता है, ट्यूब की लेंथ L है कहता है, और इसको हमने इस तरह से घुमाया तो इस एंड पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो इस एंड पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा इस एंड पर हमें ये कैलकुलेट करना है। तो बच्चों 1 मिनट का टाइम, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। हाँ, तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा एंड करेक्ट आंसर इज ए। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसकी लेंथ dx है और जिसकी पोजीशन एक्सिस से x है। तो ये कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहा है पहले तो ये कैलकुलेट कर लो और फिर उसको इंटीग्रेट कर लो पूरे ट्यूब के लिए, तो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो मास ऑफ एलिमेंट dm विल बी इक्वल टू, तो पूरे L लेंथ का मास
एल लेंथ का मास m है, तो dx लेंथ का कितना हो जाएगा? तो m/l इंटू dx, इतना मास इस एलिमेंट का हुआ। और जैसे कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी तो पूरे रॉड के लिए इक्वल है, सेम है। तो इसने कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया है ये निकाल लेते हैं। तो फोर्स अप्लाइड बाय द एलिमेंट dF इज इक्वल टू m, तो m की जगह हो गया dm। ओमेगा, तो ओमेगा ही है। m ओमेगा स्क्वायर r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मिलेगा, m ओमेगा स्क्वायर r। तो r की जगह कितना हो गया x। ये कितने रेडियस में घूमेगा? तो x रेडियस में घूमेगा। एंड देयरफॉर टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स F हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब dm की जगह मैं रख रहा हूँ m/l dx इंटू ओमेगा स्क्वायर x। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक? 0 से l तक। लिमिट हो गया 0 to l। तो m इज ए कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, l इज ए कांस्टेंट। तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा x को। तो x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x²/2। लिमिट 0 to l। तो आ गया m ओमेगा स्क्वायर l²/2l। एक l हो गया कैंसिल। तो कितना मिलेगा? m ओमेगा स्क्वायर l/2। इतना फोर्स ट्यूब के दूसरे एंड पर ये पूरा लिक्विड मिल करके अप्लाई करेंगे, m ओमेगा स्क्वायर l/2। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। एक रॉड है, एक एंड पर बंधा हुआ है और दूसरे एंड पर सपोर्ट दिया गया है। रॉड का मास m, ये उसका सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पर एक छोटा सा मास रखा हुआ है, ये भी m, रॉड का मास भी m। ठीक, तो क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म रॉड of mass m is connected to a massless string at one end and other end is placed on a support. At this end, a mass m is also placed on the rod. Find tension in the string. हमें उस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है। आंसर दिए हुए हैं mg/2 mg
2mg/3 and mg/3। तो बच्चों ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। यस, जल्दी से ट्राई करो। तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ज़रा फोर्सेस देखें कि कौन कौन से लग रहे हैं। इस स्ट्रिंग में टेंशन है मान लीजिए T, और यही हमको कैलकुलेट करना है। इस पूरे रॉड का मास का वेट उसके सेंटर ऑफ मास से अप्लाई होगा mg डाउनवर्ड। यहाँ जो मास रखा हुआ है इसका भी वेट mg डाउनवर्ड लगेगा, और सपोर्ट का नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लगेगा। तो इतनी सारी फोर्सेस आपके रॉड के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। कितने फोर्स हो गए? टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, mg और mg। और इतने सारे फोर्सेस के कारण आपका रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में है। रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में तब होता है जबकि नेट फोर्स जीरो होता है, जबकि नेट फोर्स जीरो होता है और नेट टॉर्क भी जीरो होता है। फॉर इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, द नेट टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू जीरो। तब इस सिस्टम का इक्विलिब्रियम बनता है। तो चलिए हमको टेंशन निकालना है। नॉर्मल नहीं मालूम है कि कितना नॉर्मल आ रहा है, तो क्या करें, जहाँ से नॉर्मल पास हो रहा है इसी पॉइंट के अबाउट सिस्टम पर कितना टॉर्क अप्लाई है वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट के अबाउट पूरे सिस्टम पर लगने वाला टॉर्क हमने कैलकुलेट किया। तो टेंशन जो इस तरफ घुमा रहा होगा इसको एंटी क्लॉकवाइज, कितनी डिस्टेंस पर है, तो मान लेते हैं कि रॉड का लेंथ जो है वो L है। तो टेंशन का जो टॉर्क मिलेगा वो हो जाएगा T इंटू L। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो mg है ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, यानी अपोजिट। कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है? तो L/2। तो निगेटिव हो जाएगा ये, तो माइनस mg इंटू L/2। और ये दोनों फोर्सेस तो यहीं से गुजर रहे हैं, तो उनका कोई टॉर्क नहीं होगा, बस इतना टॉर्क लगेगा इक्वल टू जीरो। तो L तो हो गया कैंसिल, सो T इज इक्वल टू mg/2। तो इतना टेंशन उस स्ट्रिंग में आएगा mg/2 के बराबर। और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, तो इन अबव क्वेश्चन फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट। इस सपोर्ट ने कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया है ये भी हमको निकाल लेना है। तो आंसर दे रहा है mg/2, mg 3mg/2 एंड 2mg। तो जैसे कि टेंशन की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसलिए केवल आधा मिनट में नॉर्मल बतलाना है कि कितना होगा। हाँ, तो बच्चों आपने अब तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिग्मा टाउ इक्वल टू 0 अप्लाई किया। अब इसे सॉल्व करने के लिए सिग्मा f मस्ट बी इक्वल टू 0, ये अलग कंडीशन लगा दीजिए यहाँ पर। तो क्या होगा? अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। दोनों इक्वल होंगे तभी तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो अपवर्ड फोर्सेस हो गया n+t और डाउनवर्ड फोर्सेस हो गया 2mg। अब t की वैल्यू हमने निकाला था अभी, mg/2 इक्वल टू 2mg, सो n इज इक्वल टू 3mg/2। तो सपोर्ट ने कितना नॉर्मल रिएक्शन दिया होगा?
3mg/2 के बराबर दिया होगा, यानी कि C। तो बच्चों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी कुछ और क्वेश्चन हमको इस लेसन में इस टॉपिक पे करने हैं, इसलिए हम एक लेसन और लेकर के आएंगे, द लेसन 6E फॉर रोटेशनल मोशन फॉर योर एग्जाम्स नीट एंड JEE। ठीक है, तो बच्चों कीप वाचिंग द वीडियो, और मैं बहुत जल्दी इस अगले वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, आप उसको भी देखिएगा। तब तक बच्चों आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।